नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज रामनवमी का खास मौका है, पर्व है। इस पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। रामनवमी का ये खास मौका है जब एक तरफ अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान रामलला के माथे पर हम सब ने देखा किस तरह से भगवान सूर्य ने उनका तिलक लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ राम के नाम पर सियासत भी खूब हुई। आज वो तारीख भी है जब पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए शोर थम चुका है। 102 सीटों पर 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर अपनी अपनी सियासत है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार इनमें से 40 सीटों पर विजय पताका लहराई थी। दूसरे नंबर पर रही थी डीएमके की पार्टी, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उसने अच्छा किया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर कांग्रेस और फिर धीरे धीरे बाकी पार्टियों का नाम आता है। लेकिन कुल मिलाकर अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी चाल, जिसको लेकर पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। आज एक तरफ भव्य राम मंदिर में राम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सूर्य तिलक के जरिए वो तस्वीरें देशवासियों ने देखी, जिसको लेकर काफी अरसे से इंतजार किया जा रहा था। आज के इस पावन पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में थे। वहां पर बीच में भाषण रोककर 21 बार उनकी ओर से राम के नाम का जय घोष करवाया गया। भारी तादाद में जनता की मौजूदगी में उन्होंने जिस भावना के साथ राम का नाम लिया और ये कहा कि 500 सालों के बाद ये मौका आया है जब भव्य और दिव्य राम मंदिर में आज इस तरह का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो उसके बाद जब वो अपने विमान में बैठे तो उनकी ओर से अपने टैबलेट में जूते उतारकर, अपने चप्पल उतारकर प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताते चले, राम के नाम पे सियासत भी हो रही है। एक तरफ सिलचर में ममता बनर्जी की मौजूदगी थी। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराने की कोशिश करते हैं। राम के नाम पर बीजेपी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती है और भी कई बातें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से कही गई। तो जिस जगह पर, यानी कि जिला गाजियाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आज एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ही नेताओं की ओर से हुंकार भरते हुए ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी 150 भी सीटें इस बार नहीं जीतने वाली है। पक्ष विपक्ष के तमाम आरोपों को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं दिन भर आज की सियासत किस करवट इस देश में बैठी है। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। पीएम मोदी इस मौके को विशेष बताते हैं। 500 साल में पहली बार अपने जन्मस्थल पर प्रभु राम के जन्मोत्सव की उपलब्धि बताते हैं और जनता से पूछते हैं कि 4 जून को क्या होगा। 4 जून फिर एक बार। पीएम मोदी को ये भरोसा भले 10 साल तक के कामकाज पर हो, लेकिन प्रभु राम के नाम का सहारा बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। वैसे भी सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि इस चुनाव में बीजेपी अकेले 40% वोट ला सकती है। 44% लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार को फिर से मौका मिलना चाहिए। 48% लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही पहली पसंद है। फिर भी हर चुनावी रैली में राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उठाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि देश का मतदाता राम मंदिर के साथ और राम मंदिर के खिलाफ वाले दलों में फर्क महसूस कर रहा है और जिसका असर मतदान में भी दिखेगा। रमन्ते यस्मिन् इति रामः। विपक्षी दलों के नेताओं को राम विरोधी साबित करने के लिए ही पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण और विरोधियों पर वार करना नहीं भूलते। पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों, याद रखेंगे ना। ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। रामनवमी पर अयोध्या में हमारे लाल रामलला टेंट में नहीं, भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे। उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता
कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। जब पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तब बीजेपी ने चुनावी मंचों से प्रभु राम की वंदना कर विजय का आशीर्वाद मांगा। क्योंकि एक तथ्य ये है कि पहले चरण की जिन 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है, उनमें 40 सीट बीजेपी ने पिछली बार भी जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 15 सीट और डीएमके ने 24 सीट पाई थी। पहले चरण की 8 सीट ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 2019 में 2% से भी कम था, और 27 सीट ऐसी थी जहां 10% के कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ। यानी पहले चरण की 102 सीटों में से 35 सीट ऐसी है जहां वोटों का जरा सा उलटफेर सीट का गणित बदल देगा। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी की राजनीति में राम भक्ति की नीति को चुनावी हथकंडा मात्र बता रहे हैं। राम भारत का विचार है। আর আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে। সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে পয়দা লুটতে চায়। उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं, और एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं। भगवान राम को दंड दे। ये प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है रामनवमी के ऊपर बात करे, कृष्ण जन्म के ऊपर बात करे। प्रधानमंत्री का अपना एक दर्जा और स्टेटस होता है, प्रतिष्ठा होती है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। विपक्षी दल बीजेपी के ऊपर राम के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हैं और बीजेपी विपक्षियों पर भारत की सांस्कृतिक चेतना की उपेक्षा का आरोप। अब देखना होगा कि 2 दिन के बाद जब मतदाता वोट डालेंगे तो उनके मन में राम, राष्ट्र या राजनीति क्या भारी पड़ता है। राम विवाद नहीं, आज तक ब्यूरो। राम समाधान है। अब बड़ा सवाल यही है, राम जी कराएंगे क्या एनडीए को 400 पार, या फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं कि 150 के अंदर सिमट जाएगी बीजेपी, ऐसा हो पाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। नलिन कोहली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोक्स पर्सन एलजेपी के धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नलिन कोहली जी, पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, आपको लग रहा है कि राम का नाम एक बार फिर से भारतीय जनता के काम आने वाला है? 400 पार कराएगा क्या? क्योंकि हर मुद्दे पर, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हो, वो यही हुंकार भर रहे हैं 400 पार। राम जी करेंगे बेड़ा पार? रामनवमी के पावन पर्व पर आपको, आपके दर्शकों सबको नमन और नमस्ते। दूसरी बात कि भगवान श्री राम के लिए आस्था जो देश में है उसको हम राजनीति से नहीं जोड़ते। ये एक आस्था का विषय है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जो चीज़ 500 वर्षों से वहाँ अयोध्या में संभव नहीं हुआ, कोर्ट के आदेश के बाद एक भव्य मंदिर बना है, और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक के रूप में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जनवरी में थे। अब जो लोग भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिकरण कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं, या उन पर प्रश्न उठा के, या वहां ना जाने की बात करके, या रामनवमी के पर्व पर भी कहना कि आप इसमें कोई बाहर प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, आप पर ये रोक होगा, दंगे हो जाएंगे, इस प्रकार की बातें करके। अब आ जाते हैं 400 पार का, जो हमने, पार्टी ने, हम सब ने मिलकर एक लक्ष्य रखा है। हमारे नेताओं ने, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और जो उनकी सरकार ने काम किए पिछले 10 साल से, उस सकारात्मक एजेंडा के साथ जनता के बीच जा रहे हैं कि हमने ये किया, मोदी जी की सरकार ने ये किया। 10 साल में जो बदलाव आया देश में, जो गति हमने देखी है बदलाव की, एक अच्छे रूप से 10वें से 5वें बड़े अर्थव्यवस्था तक बन गए हम विश्व में। 2047 का एक लक्ष्य रखे कि हम विकसित देश बने। हर वर्ग के लिए जो किया उसको सामने रखकर उस एजेंडा पे जा रहे हैं। जनता तय करेगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा, क्योंकि 2014 में उन्होंने दिया, 19 में बढ़कर दिया, और 24 में काम के बूते हम मानते हैं और आएगा। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से बहिष्कार की भी बात कही जा रही है कि कैसे जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, आमंत्रण पत्र दिया गया तो विपक्षी नेताओं की ओर से बहिष्कार कर दिया गया। हर मंच से, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राम का नाम लिया जा रहा है।
ये विपक्षी दलों को परेशान करेगा क्या, या फिर राहुल गांधी ने आज इसी गाजियाबाद से जो हुंकार भरी है कि 150 के अंदर ही सिमट जाएगी बीजेपी, उसमें ज्यादा दम दिखाई देता है? आशुतोष जी। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है, क्योंकि अभी जो सीएसडीएस का सर्वे आया है, उस सीएसडीएस के सर्वे में स्पष्ट तौर पर यह है कि राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जो है वो उस पर लोगों का ध्यान बहुत कम है। सिर्फ 8% लोग हैं। जो महंगाई और बेरोजगारी का प्रश्न है वो बहुत ऊंचाई पर है। तो एक सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर निर्माण को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि बेरोजगारी से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, महंगाई से ध्यान हटाना चाहती है और उसके साथ साथ वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है? क्योंकि इन तीनों मसलों पर जब सर्वे में सवाल पूछा गया तो ये कहा गया कि महंगाई भी पिछले 5 सालों में बढ़ी है, बेरोजगारी भी पिछले 5 सालों में बढ़ी है, भ्रष्टाचार भी पिछले 5 सालों में बढ़ी। तो एक प्रश्न तो इसी बात को लेकर ये कि 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद कोई भी सरकार हो, कितनी भी मजबूत सरकार हो, कितने भी बड़े नेता हो, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। और अगर आप इस बात का हिसाब देखना भी चाहते हैं तो जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर यह बात कही जा रही। दूसरा प्रश्न है, मैं तो इस बात को लेकर बहुत हैरान हूं कि आखिर इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? क्योंकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक आप राजनीति में चुनाव के दौरान मंच से कहीं भी आप धर्म के नाम पे वोट मांगते हुए नहीं देख सकते, और ये क्लियर कट वायलेशन है। हमने देखा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर बजरंगबली को मंच से बोला गया। धर्म के नाम पर वोट कहाँ मांगा है? चित्रा जी, अगर आप मुझे बोलने नहीं नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगा है। नहीं, चित्रा जी, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। फिर तो जिस तरीके से चुनावी मंचों पर बजरंगबली की जय से शुरुआत की थी कर्नाटक में, आपको याद है ना अच्छी तरीके से? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है या उल्लंघन नहीं है? हाँ, ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन अगर सरकार का एक डिपार्टमेंट बन जाए तो बात बिल्कुल अलग है। मैं उसमें, क्योंकि ऐसे ही मसलों के ऊपर बाला साहब ठाकरे के ऊपर कोर्ट का फैसला आया था और उनकी जो चुनाव में हिस्सा लेने की जो अधिकार था वो उनसे फॉरफिट उनसे छीन लिया गया। ये कोर्ट का फैसला। आज की तारीख में खुलेआम अगर धर्म के नाम पे वोट मांगा जाए या इस तरीके का प्रचार करने की कोशिश की जाए और इलेक्शन कमीशन खामोश रहे तो बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि राम के नाम पे वोट मांगने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। लोगों का ध्यान महंगाई, भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी का प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता जा रहा है। राम के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेंगे नलिन कोहली जी। कुछ कहना उनके आरोपों पर जवाब, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी, बाकी लोग जी बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम संविधान में मानते हैं और संविधान में जितना मेरे अपनी बात रखने की बात है उतने आशुतोष जी की। अब ऐसा देश में 2 वर्ग है, एक विपक्ष का वर्ग है, कुछ विश्लेषकों का वर्ग है जो हर चीज का एक विश्लेषण करके ढूंढते कि किसी तरह भाजपा जो है कम से कम एक डिबेट में तो हार जाए। यही विषय 2019 में भी उठे थे। ऐसा लगता अंग्रेजी का शब्द डेजावू, हमने 19 में भी यही सुना था, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, बेरोजगारी की लड़ाई है, ये भाजपा जो है विफल है। लेकिन जनता ने बढ़कर जो है मोदी जी को वोट दिया, भाजपा को दिया और एनडीए को दिया। तो मैं तो ये मान नहीं सकता, कम से कम 22 साल राजनीति में रहने के बाद, कि जनता वोट उसको देती जिससे त्रस्त है। एक एक करके आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो मोदी जी और उनकी सरकार। रोज एक ही आरोप लगता है कि भाई भ्रष्टाचारी कहते हैं कि ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है। बेरोजगारी की बात करते तो ना तो हम बात करते हैं उसके कि 26 करोड़ लोग हटके ऊपर आ गए हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर, गरीबी की मात्रा लाइन से ऊपर। ये नहीं देखते कि 1.25 लाख जो है आज देश के अंदर में रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, 600 ऐसे डिस्ट्रिक्ट से। तो देश के अंदर में जो महंगाई की बात करते हैं, सबसे कम महंगाई किसी भी 10 साल में किसी सरकार की रही तो मोदी जी की सरकार में रहा, जो 12%, 13%, 9%, 8%, 14% जो हमेशा रहता था कांग्रेस यूपीए के सरकार में, वो लोग भूल गए। आज 6% को ज्यादा बोलते हैं। 6% में नियंत्रित जो चल रहा है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ठीक है, ये एक बन सकता है एजेंडा, विपक्ष चाहेगा, जनता तय करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आशीर्वाद मिलेगा जो हमने सकारात्मक काम किए 10 साल में। नवल किशोर जी, ठीक है, वो अपने कामों के आधार पर भी लोगों से वोट मांगने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आपसे सीधा सवाल घनश्याम तिवारी जी मेरा ये है, क्योंकि इसके पहले 2017 की राजनीति में भी 2 लड़कों को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए देख लिया था। उसका रिजल्ट क्या रहा था यह आप बखूबी जानते हैं। 2019 में बहन जी के साथ बुआ बबुआ वाली लड़ाई भी हमने देखी थी, बीजेपी के खिलाफ दोनों एकजुट कैसे थे और बीजेपी को हराने का दम भर रहे थे। 2024 में आखिर ऐसा क्या हो गया
जिसके बाद आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 150 के भीतर सिमट जाएगी और यूपी में गाजियाबाद से गाजीपुर तक उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा क्या कर दिया है सपा और कांग्रेस ने मिलकर? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी बिचारी। इन शब्दों के साथ रामनवमी के पावन अवसर पर सभी को, आपको दर्शकों को, आपको को-पैनलिस्ट को, सभी को नमस्कार। 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय सबसे बड़ी दुविधा है। वो ये है कि समूची पार्टी में सिर्फ प्रधानमंत्री जी हैं जो उनके स्टार प्रचारक हैं, और ऐसे में दुविधा ये है कि जब जनता के बीच में ये स्पष्ट हो गया है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां पर ILO की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 83% युवा बेरोजगार हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां पर आम आदमी, गरीब आदमी वो और गरीब हुआ है, उसकी कमर टूट गई है। 50 रुपए पेट्रोल और 500 रुपए सिलेंडर देने वाली पार्टी ने 100 रुपए पेट्रोल 1000 रुपए सिलेंडर किया, और लोगों को डर लगता है कि अगर ये गलती से चुन लिए गए तो यही सिलेंडर 2000 का हो जाएगा और यही पेट्रोल 200 रुपए का हो जाएगा। तीसरी बात कि भ्रष्टाचार, जिसमें प्रधानमंत्री जी हमेशा पाक साफ दिखाई देते थे। जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर परक प्रभाकर, जो कि वित्त मंत्री जी के पति भी हैं, उन्होंने भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ का चंदा मिला है, जो इनको 70 सालों में नहीं मिला, और तमाम पार्टियों को जोड़कर 70 सालों में नहीं मिला। जो पार्टी 10 साल सत्ता में रहने के बाद 13,000 करोड़ का चंदा बटोर ले, जहां पे वित्त मंत्री मंच से कहें कि भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है, भ्रष्टाचारी हो उसका स्वागत है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि अखबारों में पब्लिश हुई। जनसत्ता में कौन कौन से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल होते हैं तो उनके भ्रष्टाचार के मामले गायब हो जाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर शराब घोटाला चला जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, लेकिन इसके एक किंग पिन के पिता भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से लोकसभा के लिए 400 पार का नारा का दम भर रहे हैं, प्रत्याशी बने हुए हैं। तो जनता में भारतीय जनता पार्टी की साख 2 कारणों से गिरी है। एक, प्रधानमंत्री जी जनता के मुद्दों के बारे में बात नहीं करते, और दूसरी बात कि भ्रष्टाचार और पुराने जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे उसके चलते प्रधानमंत्री पे जनता का भरोसा नहीं रहा है। इसीलिए 2024 में अब की बार 420 पार का नारा जनता दे रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि घनश्याम तिवारी जी की बातों पर संगीत रागी जी आप रिएक्ट कर दीजिए, उसके बाद नवल किशोर जी और बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। धीरेन्द्र जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो कि मैं CSDS के डेटा के बारे में बात करूं तो CSDS का डेटा बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं है, उस पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। CSDS मूलतः एक वामपंथी गिरोह का केंद्र है और वहां से एक प्रकार का नैरेटिव चलाया जाता है। हालांकि CSDS के डेटा ने यह भी कहा है कि 12% के आसपास का कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के वोटों के मत में इतने प्रतिशत का अंतर है, जो भारतीय जनता पार्टी को एक मैसिव मैंडेट की तरफ ले जा रही है। दूसरी बात, अभी घनश्याम तिवारी महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे पेट्रोल डीजल सब है। अरे 14 राज्यों में तो आज के दिन भी विपक्ष की सरकार है, केरल में है, तमिलनाडु में है ना। कौन सी जगह महंगाई कम कर दिया आपने? कौन सी जगह बेरोजगारी आपने खत्म कर दी? कौन सी जगह अच्छा आपने वातावरण फैला दिया? शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कौन से ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया? राहुल गांधी का टकाटक वाला एक भाषण, जिसको आशुतोष भी, मजेदार बात है, राहुल गांधी जब 150 की बातें करते हैं तो अपनी बहन से भी पूछ लेते, वो 180 बोलती हैं। सीधा रमैया से भी पूछ लेते, जो 200 से 220 के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी दूसरे पार्टियों के बारे में बात करते हैं कि वो कितना ला रहे हैं, अपने बारे में बात नहीं करते हैं। अपने बारे में उनके जो बौद्धिक पत्रकार जगत के लोग हैं वो कहते हैं कि 70 से ज्यादा सीटें नहीं आ सकती है। इंडिया टुडे में भी हमने एक डिस्कशन में देखा 70 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकती। तो क्या ये एकाएक ये 420 तो पार के बात कर रहे हैं घनश्याम तिवारी? क्या वाकई है क्या? एक और बात, भ्रष्टाचार के बारे में कौन बात करे? मुलायम सिंह की पार्टी बात करे। मुलायम सिंह पार्टी खुद ही आय से ज्यादा संपत्ति के बारे में, मुलायम सिंह का परिवार कौन बड़ा धन्ना सेठ है, कहां से इनकी आय इतनी ज्यादा हो गई भाई? कौन सा ये इनकी इंडस्ट्री है? मुलायम सिंह, ये लालू प्रसाद यादव की कौन सी इंडस्ट्री है जो इतने सारे करोड़ के रुपए के वो मालिक बन बैठे हैं? भ्रष्टाचार के बारे में यदि मुलायम सिंह की पार्टी बात करे, लालू प्रसाद की पार्टी बात करे, जो कन्विक्टेड मुजरिम है, जिनको जेल की सजा हो चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में,
और वो इंडी गठबंधन के हिस्से हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आकर के खड़े हो गए हैं। वो जब भ्रष्टाचार, नैतिकता, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है, एक अंग्रेजी में कहावत है, डेविल इज कोटिंग द स्क्रिप्चर, जैसे शैतान कोई वेद मंत्र पर उच्चार की बात कर रहा हो, ऋग्वेद से पठन पाठन कर रहा हो, तो ये थोड़ा सा बचता नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने आज जय श्री राम का नारा लगाया, बिल्कुल सही किया। अरे भाई, आज रामनवमी के दिन क्यों नहीं बात किया जाना चाहिए? और राहुल गांधी और ये पूरा इंडी गठबंधन है, रोज जाति जनगणना, तो ये जातीयता और इस देश में जाति विभाजन को लेकर के जो बात कर रहा है, उसके ऊपर जो पोलराइज करने की राजनीति की जाती है, वो गलत नहीं है, वो खराब नहीं है। जाति से बड़ा तो धर्म है, तो धर्म की बात करना अपने आप में जातीयता या जातिगत जनगणना बिहार से ही आई है, तो मुझे लग रहा है नवल किशोर जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। हाँ, नहीं, मैं तो इसीलिए एक 10 सेकंड और बात कर लूं। आज प्रधानमंत्री ने जो कहा वो बिल्कुल कहा, वो 500 वर्ष पुरानी बात याद दिला रहे हैं। इस देश के जनमानस को 500 वर्षों की याद दिलाई जानी चाहिए या नहीं? जो उत्तर भारत के अंदर हजारों मंदिरों को इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। यदि वहां पर भगवान राम का जन्मभूमि यदि बनता है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और सूर्य की कुंडलों से उनका तिलक किया जाता है, इस पर इनकी छाती क्यों फट रही है? इनको क्यों परेशानी हो रही है? राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं मंदिर में, तो लगता ही नहीं है कि उनके अंदर भावना है, कहीं भी नहीं लगता है कि हमारे साथ बहुत दिनों के बाद प्रोफेसर नवल किशोर जी जुड़े हैं। एक बार मैं उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है सर, ओके। नवल किशोर जी, उनका ये सवाल है कि अगर सूर्य का तिलक किया जा रहा है भगवान श्री राम को रामनवमी के मुद्दे पर, तो वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है। और इसी के साथ ही साथ जातीय जनगणना या बाकी मुद्दों पर आप लोग बीजेपी को घेर रहे हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हमने 3 राज्यों के रिजल्ट भी मौजूदा वक्त में देख लिए थे, जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आए। वहीं आपसे मेरा सवाल है, बार बार दावा किया जा रहा है 150 के भीतर सिमट जाएगी बीजेपी। अब आंकड़ों की बात करें, 2019 में आरजेडी के पास 0 सीटें, कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, अखिलेश यादव की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2 उपचुनाव वो हार गए थे। तो फिर 150 सीटों पर कैसे आप लोग अब बीजेपी को रोक देंगे? देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात राम के विषय में बात करने वाले या मानने वालों की है कि राम भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और जिन्होंने देश का, समाज का बेड़ा गर्क किया है, उनका बेड़ा कभी नहीं पार कर सकते हैं, ये भी सच बात है। जहां तक आपने जातीय जनगणना की बात की, जो जाति के आधार पे जिन समूह को, बड़े बड़े समूह को सदियों से तरसाया गया है, शोषण किया गया है, अगर उनके विकास की बात की जाए और उनका रास्ता जो है विकास का, उनके जातिगत जानकारी के आधार पे ही हो सकता है कि उनका विकास कैसे किया जाए। तो ये तो जो लोग जातियों के आधार पे सदियों से वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, उसका फायदा उठाया है, गुणहीन होते हुए भी गुणवान बने हुए हैं, मेरिट विहीन होते हुए सबसे पहले पंक्ति में, उनको दिक्कत तो होगी। जातीय जनगणना कराकर और जाति के आधार पे भागीदारी और हिस्सेदारी तय हो, बिहार ने 75% हिस्सेदारी तय किया, उसके आधार पे तो जरूर दुख होगा उनको। जहां तक समावेशी विकास का रास्ता जाता है, वो जातीय जनगणना के आधार पे ही हो सकता है। जातीय जनगणना की बात पहली बार नहीं, आपने देखा होगा कि SC/ST का रिजर्वेशन तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ही है, जातीय जनगणना होती थी उनके पहले। और जिनका जो बड़ा समूह OBC है, उसका जब गणना होगा तो क्या जातिवाद आ जाएगा? जातिवाद, जातियों की जानकारी के आधार पर उनकी हिस्सेदारी तय करने वाले को जातिवाद वही लोग कहते हैं जो जातियों का फायदा लेते रहे हैं सदियों से, और उनको दुख हो रहा है। जहां तक बिहार सरकार ने जो काम किया है, उसको पूरे देश ने एक मॉडल के रूप में देखा है कि कैसे जानकारी के आधार पर हिस्सेदारी दिया गया और कहा गया जो 90 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया, उसमें तो सब है, ऊंच नीच नीचे जितने भी जाति हैं, वो चाहे सवर्ण हो, चाहे गरीब परिवार हो, चाहे वंचित परिवार हो, चाहे पिछड़ा हो, सबका है। उनके जब विकास की बात की जाए, कहां से उसमें जातिवाद आता है? जहां तक इस सरकार की सवाल है, क्यों यह सरकार जा रही है 405 तो वही लोग। आपसे एक सवाल है धीरेन्द्र जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है नवल किशोर जी, आप लोगों ने, लालू प्रसाद यादव का 15 सालों तक राज था, उसके बाद मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, जो खुद भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, कोई ऊंची जाति का पिछले 35-40 सालों से तो मुख्यमंत्री बना नहीं है बिहार में। ठीक है, तो आप लोगों को अचानक से क्यों याद आ गई जब आरजेडी 0 पर आकर सिमट गई और नीतीश कुमार भी बीजेपी से जब अलग होकर अकेले चुनाव लड़ते हैं? 2014 में हमने 2 सीटों पर उनको भी सिमटते हुए देख लिया। आप लोगों को जातिगत जनगणना की तब याद आई
जब अस्तित्व की लड़ाई लोकसभा में आप लोगों के लिए शुरू हो गई है, क्यों नहीं माना जाए? और मौजूदा वक्त में जब देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ा है, हमें दुनिया के तमाम देशों को पीछे करना है अपनी शिक्षा की बदौलत। आप मेरा सवाल सुन ले सर। अपनी शिक्षा की बदौलत, अपनी काबिलियत की बदौलत देश को आगे ले जाकर, गरीबी दूर करके सबको समान शिक्षा का अधिकार देकर, उस वक्त पर हम अंग्रेजों की तरफ फूट डालो राज करो की बात करेंगे। जातिगत जनगणना में हम क्यों, आप जातिगत जनगणना कराइए, लेकिन समाज के मन में क्या जहर डालने का काम नहीं किया जा रहा है? जाति में विभाजित जो समाज होता है, क्या वो आगे बढ़ सकता है? नवल किशोर जी, आप तो इतने सीनियर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, शिक्षा जब देने जाते हैं तो पूछते ही क्या है कि तुम बताओ, ऊंची जाति को तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम नीची जाति के हो, तुमको हम 1 घंटे ज्यादा पढ़ाएंगे। आप करते हैं क्या ऐसा नवल किशोर जी? चित्रा जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, और आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो जितने भी सवर्ण वर्ग के समाज थे वो क्यों पिछड़ों को मारना शुरू कर दिए, गली और मोहल्ले में क्यों मारना शुरू कर दिए? नंबर 1। नंबर 2, जब सवर्ण के लिए, जब सामान्य वर्ग के लिए जब आरक्षण हुआ तो ना टीवी डिबेट हुआ कि मेरिट की हत्या हो रही है। आप तो मेरिट की हत्या 1990 में कर रहे थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया, इसका मतलब ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना मेरिट की हत्या है। ये मेरिट की हत्या बनाम सवर्ण आरक्षण में मेरिट का कुछ नहीं हुआ। ये कैसा आप गैर तार्किक बात करते हैं? मुझे लगता है कि जब भी विमर्श हो तो कम से कम उन चीजों को ध्यान में रखा जाए जो आप एक बात कहते हैं, उसके आधार पे जब ये बात कही जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो गरीब वंचित समाज है, खासकर SC ST OBC से आता है, उसको अगर बराबरी होता, अब तो आप कुछ नहीं कहा, आप बराबरी डाल दीजिए और उसके बाद कहिए कि नहीं ऐसा क्यों। सर, जब आप इस तरह की बातें करेंगे ना तो फिर बिहार की जनता हंसेगी आप लोगों पर। नवल किशोर जी, मैंने बिहार में इतनी रिपोर्टिंग की है। सर सुनिए ना, मैं आपको बताती हूँ बिहार की तस्वीर क्या है। बच्चे क्लासरूम के बाहर पढ़ाई करते हैं और क्लासरूम के अंदर मैंने रिपोर्टिंग की थी कैसे वहां पर शौच पड़ा रहता था और बच्चों को मजबूरी में बाहर रहकर वहां पर पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैंने रिपोर्टिंग की है कि बाढ़ में जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लाखों लाख का घर डूब जाता है, तो फिर चाहे वो बीजेपी और जेडीयू की आपस में मिलजुल कर सरकार हो या आरजेडी या जेडीयू की मिलजुल कर सरकार हो, आप लोग लाखों के घर के नुकसान की भरपाई 6,000 रुपए देकर करते हैं। सर, ये जाति से समझ में आएगा क्या? लेकिन ठीक है, आपका ये पक्ष है, आपने सवाल उठाया। मुझे लगता है धीरेन्द्र जी आप पहले जवाब दे दीजिए, संगीत रागी जी बाकी मेहमानों के पास में आऊंगी। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातें कही है। आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना से बहुत भला हो जाएगा अगर गरीबों का, तो ठीक है। सबसे चित्रा में कुछ कहना चाहता हूँ, रामनवमी बोलिए। एक छोटी सी टिप्पणी करूं? आ रही हूँ आशुतोष। मैं पहले देशवासियों को रामनवमी एक बार धीरेन्द्र जी की बात हो जाए, उसके बाद बाकी लोग बोलिएगा प्लीज। देशवासियों को, और आज का दिन बड़ा पवित्र है, पूरा देश हर्षोल्लास में है। कुछ लोगों को जरूर ये खटक रहा है, ये वोट का विषय दिख रहा है, लेकिन हमारे आस्था का ये विषय है। अभी नवल जी बोल रहे थे, ये तो रजिस्टर्ड मुजरिम पार्टी के न है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजीकृत हैं, वो मुजरिम है जिस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। जातीय जनगणना जब हो रहा था तो सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया था चित्रा जी, और जब जातीय आई निकल के तो जो बहालियां हुई, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, MOI समीकरण को लेकर चलने वाले ये दोनों समाजवादी और आरजेडी, दोनों ने क्या किया, मोस्टली यादव, एक जाति को सिर्फ नौकरियां मिली है, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई बहाली हुआ हो या बिहार में हुआ हो। और अगर ये पिछड़ों की बात कर रहे थे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ सारे पिछड़े और अति पिछड़े उनके नेतृत्व में आ गए, इनको छोड़ करके। इनको तो ये समझ में नहीं आता है, भ्रष्टाचारी लोग हैं। दूसरी बात है कि इन लोगों का चरित्र क्या है कि कल अभी 4 लोकसभा की चुनाव प्रचार आज शाम में थम रहा है बिहार में। 4 का 4 लोकसभा हमारे एनडीए में है चित्रा जी, लेकिन कल इन्हीं के नेता जमुई में चिराग पासवान जी को जिस अभद्र भाषा में इनके लोगों ने गाली दिया है, मैं उसको सुनवा नहीं सकता हूं। वायरल हो रहा है सबका, कितना नैतिक पतन हो गया है कि कोई दलित मजदूर अगर बिहार में एक हो रहा हो, बड़ा हो रहा हो, नेतृत्व उसको मान रहा हो बिहार का लोग, तो उसको गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। और लिटरली इतनी भद्दी गाली है जो कहीं पे सड़कों पे दिया जाता हो, गली मोहल्लों में दिया जाता हो, और वहां पे तेजस्वी यादव जी मौजूद रहते हैं। 4 सीटें बिहार में जो आज थमी है, पिछले रिकॉर्ड से मैं ज्यादा बड़े रिकॉर्ड से, चाहे वो जमुई हो, नवादा हो, गया हो या औरंगाबाद हो, चित्रा जी 2 लाख 3 लाख वोटों से जीतेंगे। और हमारे नेता जैसे बिहार और बिहार के लिए जीते बिहारियों के लिए,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर घर में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, ये जीत का दावा आप कर रहे हैं। जैसे जैसे एक एक चरण के मतदान होते हुए चले जाएंगे, समझ में आ जाएगा। धीरेन्द्र जी, ये जो आप लोग पीठ थपथपाते हैं ना कि जातिगत जनगणना का हमारी पार्टियों ने भी समर्थन किया, बीजेपी ने भी समर्थन किया। पीसीआर प्लीज मेरे कान से आवाज हटाइए पीसीआर की। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ धीरेन्द्र जी, और मेरा सीधा सा सवाल आपसे, नहीं आप मेरी बात सुनिए धीरेन्द्र जी, मेरी बात सुनिए। जब आप लोग कहते हैं कि हम सारे पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो, ये हो, वो हो, आप लोगों की एलजेपी हो, सभी ने मिलकर जातीय जनगणना का समर्थन किया। सर, इस देश में 1931 के बाद अगर जातिगत जनगणना कुछ नहीं हुई तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी। उसके बाद अगर जातिगत जनगणना हुई और उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी। 2011 के आंकड़े तो यूपीए सरकार के हैं, लेकिन वो आंकड़े आज तक जारी नहीं किए गए। उसके पीछे कोई वजह रही होगी ना। आप लोग ये जो पीठ थपथपाते हैं अपना कि हमने जातिगत जनगणना का समर्थन कर लिया, सर आप लोग फूट डालेंगे, लोगों के बीच क्या जाकर बताएंगे कि हम जातियों के आधार पर ये तय करेंगे कि तुम गरीब हो और तुम अमीर हो? क्या ये दिन इस देश को देखने पड़ेंगे? नहीं, आप लोग ये जो पीठ थपथपाते हैं ना कि हमने भी समर्थन किया, सर जाति के आधार पर आपको गरीब पता नहीं चल जाता है, उसका घर, उसकी वेशभूषा, उसका खाना पीना, उसकी बोलचाल और उसकी शिक्षा के स्तर को देखकर, और आप लोग पीठ थपथपाने लगते हैं जातिगत जनगणना और जाति के आधार पर समाज को बांटकर। अब बोलिए, जवाब आप ही से लेना है। पीठ थपथपा रहे हैं तो बोल ही लीजिए, बोलिए धीरेन्द्र जी। पीठ थपथपाने की बात नहीं, आज 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उस समय हमने जात देख के नहीं दिया है। हमारे संस्थापक नेता रामविलास पासवान जी जब केंद्र में मंत्री थे इसी मोदी सरकार में, तो मोदी जी को जब इन्होंने प्रस्ताव दिया उसको माना, तो उसमें हमने जात देख करके तो राशन देने का काम नहीं किया है, और उससे राज्य को और देश को घाटा भी नहीं हो रहा है। आप बताइए कि हमने उसमें कोई जाति को देखा है क्या? अगर कहीं पे कोई जातियों की गणना होती है, सही में वो पिछड़ रहा हो, आज जातियों की गिनती हुई तभी न पता चल रहा है कि किसी एक ही जाति को नौकरी उत्तर प्रदेश में क्यों दी जा रही है, बिहार में क्यों एक ही जाति को नौकरी दी जा रही है। ठीक है नवल किशोर जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाती हूँ। घनश्याम तिवारी जी आ रही हूँ आपके पास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए नवल किशोर जी, क्यों मुस्कुरा रहे हैं उनकी बातों पर? देखिए, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जब रामविलास पासवान की पार्टी कहती है कि जातीय जनगणना का मैंने समर्थन किया, और आप कहते हैं कि जातीय जनगणना से जातिवाद आता है, रागी जी कहते हैं कि जातीय जनगणना से जातिवाद आता है। जातीय जनगणना 1931 के बाद भी हुई है, SC/ST की गणना हुई है, महिलाओं की गणना हुई है, धर्म के आधार पर गणना हुई है। डेटा जारी नहीं किया गया है, सुन लीजिए, SC/ST की हुई है, सभी की नहीं हुई है। आप बताइए ना, आप कांग्रेस पार्टी के साथ है नवल किशोर जी? नहीं, सुनूंगी बिल्कुल मैं आपको। आप बहुत दिन के बाद आए हैं, मुझे जवाब दीजिए। 2011 में ये जो जातिगत जनगणना कराई गई थी, यूपीए सरकार ने क्यों नहीं डेटा रिलीज किया? आप इसका जवाब दीजिए, आपको तो पता होगा, आप अभी कांग्रेस पार्टी के साथ में है, बताइए क्यों नहीं रिलीज किया? आप यूपी के हिस्सेदार थे, बोलते लालू प्रसाद यादव जी। हाँ, क्यों नहीं जारी किया आंकड़ा, क्यों नहीं जारी किया? मुझे बिल्कुल पता है, और ये बात स्वर्गीय अरुण जेटली को भी पता है, ये बात राजनाथ सिंह को भी पता है। सदन के पटल पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल जारी होगा, और उसके बाद नित्यानंद जी कहता है कि नहीं होगा। इनको चुप तो कराइए पहले। और दूसरी बात ये है, सुन लीजिए पहले, अरे धीरे कर सुन लो पहले, कहाँ बिना मतलब का बोलते रहते हो? बिना मतलब का क्यों बोलते रहते हो? समय से बोलो ना, आप अपने समय में बोलिए। नवल किशोर जी को सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, सुन लीजिए। ठीक है, एक जल्दी से नवल किशोर जी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है जल्दी से। चित्रा जी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात की सहमत हूँ कि जाति के आधार पे गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5000 साल से जातिगत गैर बराबरी का दंश किसने झेला है? अगर उसके विकास की बात की जा रही है, उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना। आपको या किसी को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? अगर उसकी हम जानकारी हासिल करके और उसके विकास के लिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अगर कोई काम और ठोस प्रस्ताव देते हैं दिक्कत नहीं हो रहा है। मैं तो बस ये बता रही हूँ कि गरीब को जाति के चश्मे से मत देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गरीब को गरीब की नजर से देखना चाहिए, उसके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके थाली में हर तरह का भोजन हो उसकी व्यवस्था करना चाहिए। गरीब को जातियों में विभक्त करके एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम हमको नहीं करना है, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहूं। लेकिन ठीक है, आपका ये चुनावी मुद्दा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं सीधे अब बाकी में, मुझे लग रहा है घनश्याम तिवारी जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आ रही हूँ कोहली साहब आपके पास जल्दी से। घनश्याम जी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, बोलिए। दो सरल बातें हैं। एक तो आज जितनी दुनिया भर में जो पॉलिसी का अध्ययन हो रहा है वो आंकड़ों के आधार पर हो रहा है, और कोई भी समाज आंकड़ों से नहीं भाग सकता। जब खबरें छपती हैं कि हमारे देश में मोदी जी के कारण
उनकी सरकार में 1% जो अमीर हैं उनके पास 40% देश का वेल्थ है। तो ये जानना आवश्यक था कि ये कौन लोग हैं, क्या ये लोग खानदानी अमीर रहे हैं, या इन्होंने मेहनत करके इतने पैसे कमाए हैं, या भारतीय जनता पार्टी को जो 13,000 करोड़ चंदा दिया गया, मैंने नहीं देखा कि उसमें कोई ईमानदार कॉर्पोरेट है जिसने चंदा दिया। ये कौन लोग हैं? तो कोई भी समाज आंकड़ों से नहीं भाग सकता, वो आंकड़े ही बताते हैं कि किस तरीके का नीति निर्धारण होना चाहिए। मुख्य बहस पर आता हूं क्योंकि 21 राज्यों में 102 सीटों पे वोट होगा। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, यदि आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए, अर्थात हर परिवार को 2 मुद्रा लोन मिले और इससे आपका लाभ हुआ, आपकी नौकरी लगी, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इससे खुल के कोई विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 साल में आपके पुत्र पुत्री का रोजगार रुक गया, आपको लगता है पेपर लीक हो गया, आपको लगता है कि आपका परिवार जितना गरीब था उससे और गरीब हुआ, महंगाई का दंश झेलता रहा, 100 रुपए का पेट्रोल उसकी कमर तोड़ रहा है, 1100 रुपए का सिलेंडर उसकी कमर तोड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे आपकी कमर तोड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ वोट दीजिए। ये आर पार का चुनाव है। बोलिए नलिन कोहली जी, वो बता रहे हैं आर पार का चुनाव है इस बार का। ये तो कई बार कहा गया है, ये 2 अलग अलग मॉडल हैं और इसको मुझे लगता है जनता के सामने रखना चाहिए। एक है विचारधारा कार्य केंद्रित सेवा केंद्रित मॉडल, ये है मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। दूसरा है परिवार केंद्रित, परिवार के हक में और आशाहीन भय से ग्रस्त या भय बढ़ाने का एक मॉडल, ये विपक्ष का है। 2000 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, कहां पे भाई? अरे 2000 क्यों बोल रहे? अगर झूठी बोलना है तो 20,000 कहिए ना, 2 लाख कहिए, 2 करोड़ कहिए, 2000 करोड़ कहिए एक सिलेंडर के लिए। अरे झूठ बोलने की कोई सीमा थोड़ी ना होती है। किस आधार पे मोदी जी की सरकार कर देगी? किसने कहा कर रही है, कैसे कर रही है? तो विपक्ष में कोई एजेंडा नहीं है। क्यों एजेंडा कैसे होगा? पहले उन्होंने बोला हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम इंडिया है, इंडिया अलायंस है। एक नेता नहीं तय कर पाए, एक चुनाव चिन्ह नहीं तय कर, एक दफ्तर नहीं तय कर पाए, ना एक एजेंडा। फिर हर जगह जो है कोई अलायंस हुआ नहीं। फिर 2 आगे लड़के पहले भी आए थे, अभी भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले चुनाव को उठा दीजिए आप, समाजवादी पार्टी में मुझे बता दीजिए गैर परिवार कौन था संसद? मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश, उत्तम प्रदेश कहा जाता है, वहां पे इनको अपने परिवार के बियॉन्ड एक कैंडिडेट नहीं मिला। हर सीट पे इनके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, ये मेरे परिवार के सदस्य। यही राहुल गांधी जी के परिवार का भी मॉडल है। तो हम चाहेंगे ये अध्यक्ष बनेगा नहीं है। दूसरी तरफ गरीबी से उठा हुआ एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, उसको गाली दी है इतने साधा। वो आदमी आज देश का प्रधानमंत्री बने, वो कहता है मैं प्रधान सेवक हूं। 10 साल में मैं आंकड़े गिनाता हूं, 2, 4, 5 आंकड़े कहना जरूरी है। 70 साल में 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। से किसी दूसरे अपने उनके बच्चों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हाँ, आज ही बोला इसी गाजियाबाद से। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूं, बिल्कुल दे देता हूं। नहीं, मैं इस पे सीधा देता हूं चित्रा जी, आंकड़ों के साथ भी बोल रहा था और इस पे भी बोलता हूं। परिवार केंद्रित पार्टी क्या है कि टॉप पोस्ट मॉडल है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर का इंजीनियर, वकील का वकील, नेता का भी हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि क्यों आप इसके बेटे हैं या बेटी हैं तो आपको ये सीट जरूर मिलेगी। हमारी पार्टी में सीट पार्टी की है, नेता के पारिवारिक नहीं है। यहां पर दूसरी तरफ जो परिवार केंद्रित पार्टी होते हैं वो सीट बापू, बेटा, बेटी, बहन, पत्नी किसी को भी मिल सकती है। मेरे पास वक्त कम है, आशुतोष जी के पास में बहुत देर तक नहीं पहुंच पाई हूं। ठीक है, जल्दी से एक टिप्पणी उनकी ले लेती हूं। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो 150 सीटों का दांव चला गया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ओर से, क्या वास्तव में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 150 के अंदर सिमट जाएगी? उनके दावे में कितना? देखिए चित्रा जी, मुझे ना तो नरेंद्र मोदी की इस बात में किसी तरीके के यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीट लेकर आ रही, ना ही राहुल गांधी की इस बात में यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट लेकर आ रही। मुझे दोनों की बातों में कोई दम नहीं। जो असली मुद्दा उस पर मैं आता हूं। देखिए, मैं कभी भी जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी की बातों पर भरोसा नहीं करता, उनको गंभीरता के साथ नहीं लेता, क्योंकि वो कब पलट जाए, कब पार्टी के साथ चले जाए, बोली बदल जाए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। आप देखिए, एलजेपी कभी एक जमाने में
नरसिम्हा राव के साथ थी, फिर एच डी देवगौड़ा की सरकार में आई, फिर उसके बाद कहां से आज बीजेपी के साथ, और जैसी ऐसी पार्टी के साथ जाते हैं वैसे भाषा बदलती है, इसलिए उसको मैं गंभीरता के साथ नहीं लेता। लेकिन एक बात मैं जरूर संगीत रागी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने लगता है आरएसएस और मोहन भागवत को भी पढ़ना बंद कर दिया। पिछले 500 साल का इतिहास तो उनको अच्छी तरीके से याद है, लेकिन जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि पिछले 1000 साल में जिन लोगों के साथ पशुवत व्यवहार किया गया है, अब कम से कम 2 साल के लिए तो 200 साल के लिए तो तैयार हो जाओ। प्रश्न इसी बात को लेकर, वो कौन लोग थे जिसने पिछले 1000 साल तक माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। यकीनन राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा किस तरह से समय समय पर बदलता रहा है उसको हम सब ने देखा है। वक्त की कमी है, इस वजह से आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।